विश्वनाथ अपनी पत्नी सुनीता और बच्चों चिंटू और दिव्या के साथ सतूनापुर गांव में रहते थे। विश्वनाथ पढ़े लिखे थे, वे स्कूल में टीचर थे, लेकिन उनकी पत्नी सुनीता बिल्कुल अनपढ़ थी। जी सुनिए, थोड़ा बहुत मुझे भी पढ़ना लिखना सिखा दीजिए, कभी ना कभी जिंदगी में काम आएगा। अरे तुम्हें कहीं नौकरी करने जाना है जो पढ़ना लिखना सीखोगी। अगर मुझे कभी काम करने की जरूरत पड़ गई तो? ऐसा कभी नहीं होगा। अगर पढ़ना सीखना चाहती हो तो अपने बच्चों से सीख लो। मैं तो ड्यूटी जा रहा हूँ। चिंटुआ, इधर आ, मुझे पढ़ा। इतनी बड़ी होकर पढ़ाई करोगी मम्मी? हाँ, अब तुम मेरी हाई स्कूल की किताबें तो नहीं पढ़ पाओगी, मैं तुम्हें बच्चों वाली किताबें पढ़ाऊंगा। लो पढ़ो। आ से अंडा, बड़े आ से आदमी, बड़े आ से आदमी। ये तुम्हारी मजाक बना रहा है। तभी गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ उनके घर आता है। सुनीता भाभी, विश्वनाथ भैया का एक्सीडेंट हो गया है। विश्वनाथ को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वो बच नहीं पाता। सुनीता के घर 2 दिन तक सब रोते रहे, चूल्हा भी नहीं जला। अब रो मत बच्चों, जो हमारी किस्मत में लिखा था वो हुआ, लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पढ़ाई लिखाई नहीं छूटने दूंगी। सुनीता नौकरी ढूंढने जाती है, लेकिन गांव में उसे कोई काम नहीं मिलता। बच्चों, गांव में अनपढ़ लोगों के लिए तो कोई काम धाम नहीं है और हमारे पास खेती बाड़ी भी नहीं है। मैं मुंबई चली जाती हूँ, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मैं वहाँ मजदूरी करूँगी, तुम लोग यहाँ रहकर पढ़ाई करना, मैं तुम्हें पैसे भेजती रहूँगी। मम्मी, एक बार पड़ोस वाले राम बाबू ताऊ के घर जाकर पूछ लेती, उनके स्कूल में जान पहचान है, हो सकता है वो तुम्हें आया की नौकरी दिलवा दे। सुनीता राम बाबू के घर जाती है और नौकरी के बारे में पूछती है। स्कूल में एक आया की जगह खाली थी, लेकिन राम बाबू झूठ बोल देता है। स्कूल में तो कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से। अब सुनीता के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, वो मुंबई आ जाती है। एक बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा था। सुनीता वहाँ दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करना शुरू कर देती है। उधर राम बाबू की लड़की अक्सर स्कूल में दिव्या और चिंटू पर ताने कसती थी। ये दिव्या और चिंटू तो बिल्कुल भिखारी हैं। इनकी अम्मा हमारे घर नौकरी मांगने आई थी और ये दोनों भी कभी आटा तो कभी सब्जी मांगने आते रहते हैं। दिव्या और चिंटू बेचारे खामोशी से सब कुछ सुनते रहते। 1 महीने काम करने के बाद सुनीता के पास 15,000 इकट्ठे हो गए थे। सुनीता ठेकेदार से पूछती है, ठेकेदार साहब, मैं सतूनापुर गांव की रहने वाली हूँ, मुझे अपने बच्चों को पैसे भेजने हैं। अच्छा, सतूनापुर, अरे वहाँ तो मेरी नंसार है, मैं वहाँ आता जाता रहता हूँ। लाओ पैसे मुझे दो, मैं पहुँचा दूंगा। ठेकेदार पैसे पहुँचाने के नाम पर अनपढ़ मजदूरों के पैसे मार लेता था। ठेकेदार शुरुआत के कुछ महीने तो चिंटू और दिव्या को पूरे पैसे पहुँचाता रहा, यानी सुनीता जितने पैसे देती, ठेकेदार उतने पैसे उसके बच्चों को दे देता। लेकिन फिर उसने बेईमानी करना शुरू कर दी। सुनीता अगर 10,000 भेजती तो वो 5,000 ही बच्चों तक पहुंचाता। काका, इस बार 5,000 ही? बेटा, तेरी माँ बीमार है, वो 15 दिन ही काम कर पाई, इसलिए। कई बार तो ठेकेदार पूरे पैसे ही गायब कर देता। इस तरह कुछ साल बीत गए। दिव्या और चिंटू ने अपना स्कूल पूरा कर लिया। एक दिन वे दोनों अपनी माँ से मिलने मुंबई पहुँचे।
तब उन्हें पता लगा कि ठेकेदार उनके बहुत सारे पैसे खा गया। वे तीनों ठेकेदार के पास पहुँचे। ठेकेदार साहब, आपने ये अच्छा नहीं किया। हमारी मेहनत के पैसे खाते रहे। जितने भी पैसे आपने मारे हैं उन्हें वापस करिए। चलो निकल लो यहाँ से, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। सुनीता का परिवार आंखों में आंसू लिए रह जाता है। चलो माँ, घर चलते हैं। अब आपको मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया है। चिंटू और दिव्या अपनी माँ को घर ले आते हैं। दोनों कॉलेज की पढ़ाई भी करते हैं और ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद दिव्या टीचर बन जाती है और चिंटू अपनी कड़ी मेहनत के बल पर मुंबई पुलिस में भर्ती हो जाता है। चिंटू की पोस्टिंग उसी एरिया में हो जाती है जहाँ ठेकेदार रहता था। क्यों, पहचाना मुझे? ठेकेदार चिंटू के पैरों में गिर पड़ता है। मुझे माफ कर दो, चाहे तो अपने सारे पैसे वापस ले लो, लेकिन मुझे माफ कर दो। मुझे अपने पैसे नहीं चाहिए, लेकिन तुमने जिन जिन मजदूरों के पैसे मारे हैं उनके पैसे वापस करो, और दोबारा कभी चोरी करी तो ध्यान रखना, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ठेकेदार सभी मजदूरों के पैसे वापस कर देता है और मजदूरों के पैसे चुराना हमेशा के लिए छोड़ देता है। मुंगेरी लाल एक बहुत बेहतरीन मिस्त्री था। वो बाबूलाल कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करता था। वाह वाह मुंगेरी, तुमने तो इस घर में जान ही डाल दी, बहुत अच्छे। बाबूलाल अक्सर मुंगेरी लाल की तारीफ करता और मुंगेरी लाल खुश हो जाया करता था। मुंगेरी लाल को बाकी मिस्त्रियों से अधिक वेतन मिलता था। भाई मुंगेरी, ये तो गलत है ना। तुम भी हमारी तरह 8 घंटे ही काम करते हो, पर तुम्हें हमेशा ज्यादा वेतन मिलता है। अब इसमें गलत क्या है? मालिक हमें वेतन हमारे काम के अनुसार देते हैं। मेरा काम तुम लोगों से ज्यादा अच्छा है, इसलिए मुझे ज्यादा वेतन मिलता है। ये सुनकर दूसरे मिस्त्रियों का मुंह ही उतर गया, पर मुंगेरी उन्हें जलाकर खुश था। मुंगेरी के हाथों बने हुए मकान देखकर ग्राहक बहुत खुश रहते। बहुत ही बढ़िया मकान बनाया है बाबूलाल भैया, बिल्कुल मेरी पसंद के हिसाब से। शुक्रिया मालकिन, ये सब हमारे मुंगेरी लाल का कमाल है। उस औरत ने मुंगेरी लाल को भी सराहा। मुंगेरी लाल अपने काम से बहुत खुश था, क्योंकि उसे अच्छे पैसे भी मिलते और लोगों की वाहवाही भी। इसीलिए वो जब भी काम करता पूरी मेहनत और लगन से करता। कई सालों तक मुंगेरी ने कई घर बनाए और बाबूलाल ने उसे सराहाया। मुंगेरी, तुम इतने सालों से मेरे साथ काम कर रहे हो और तुम्हारी वजह से मुझे सारे कॉन्ट्रैक्टर से ज्यादा काम मिलता है। इसलिए मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि जब तुम बूढ़े होकर रिटायर हो जाओगे तब मैं तुम्हें एक घर तोहफे में दूंगा। बड़ी कृपा होगी आपकी मालिक। घर तोहफे में मिलने की बात सुन मुंगेरी बहुत खुश था। अब कई वर्षों बाद मुंगेरी लाल बूढ़ा हो चुका था और धीमे धीमे काम करता था। एक दिन मुंगेरी लाल अपनी पत्नी सरिता से बात कर रहा था। अब भी मेरे काम की लोग वाहवाही करते हैं। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन अब थोड़ी अपनी उम्र का भी लिहाज करो। अब बेटे भी कमाते हैं, तो तुम्हें काम करने की क्या जरूरत। तुम सही बोल रही हो। ऊपर से मालिक ने कहा था कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो वो मुझे एक घर उपहार में देंगे। शायद मेरे रिटायरमेंट का समय आ गया है। बेटे कमाएंगे और मैं बस घर पर आराम करूंगा। हाँ, अब यही बात जाकर अपने मालिक से बोलो। मुंगेरी लाल ये सोचकर ही खुश था कि अब उसे कोई काम करना नहीं पड़ेगा, उसे सिर्फ आराम करना है। मुंगेरी लाल अपने मालिक बाबूलाल के पास गया। मालिक, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, बोलो ना मुंगेरी। मालिक, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ
अब काम भी बहुत आराम से करता हूँ। घर वाले चाहते हैं कि अब मैं रिटायर हो जाऊं और घर बैठकर आराम करूं। उम्र तो तुम्हारी हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक आखिरी घर बनाओ और फिर तुम आराम कर सकते हो। और हाँ, मुझे अपना वादा याद है, मैं तुम्हें एक घर जरूर दूंगा। ठीक है मालिक। अगले दिन बाबूलाल मुंगेरी लाल को उस घर बनाने की जगह ले गया। ये देखो मुंगेरी, ये जमीन है। वो जमीन वाकई में बहुत बड़ी थी। मालिक, ये तो बहुत बड़ी जमीन है, घर भी बड़ा ही बनाना होगा। तुम्हें जैसा लगे वैसा घर बनाओ। मैं जानता हूँ कि तुमसे बेहतर ये घर कोई नहीं बना सकता। ठीक है मालिक, मैं कल से ही काम शुरू करता हूँ। अगले दिन से मुंगेरी लाल ने उस घर को बनाने का काम शुरू कर दिया। वो हमेशा की तरह पूरी मेहनत और निष्ठा से काम कर रहा था। 2 हफ्ते बीत गए और मुंगेरी ऊब चुका था। ये घर तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ दिन बाद, अब जितनी जल्दी हो सके इसे खत्म करता हूँ। वैसे भी ये मेरा आखिरी घर है, इतना अच्छा ना भी बने तो क्या फर्क पड़ता है। अब मुंगेरी ने घाई गड़बड़ में घर का काम जारी रखा। वो पहले की तरह बारीकी से काम नहीं कर रहा था। उसे जल्द से जल्द वो बड़ा घर खत्म करना था और लगभग 1 महीने बाद वो घर पूरा हो गया। मालिक, लीजिए, पूरा हो गया। अच्छा है। बाबूलाल को पता था कि वो घर इतना अच्छा नहीं बना जितना मुंगेरी हमेशा बनाता था। तुमने अपना खुद का घर बहुत अच्छा बनाया है। मेरा खुद का घर? हाँ, ये घर मैंने तुम्हारे लिए ही तो बनवाया है। तुम्हें वादा किया था ना मैंने कि तुम्हें घर दूंगा। पर क्या मुंगेरी, मुझे पता है ये घर बड़ा है, लेकिन तुमने मेरे साथ इतना काम किया है, इतना तो तुम्हारा हक बनता ही है। बाबूलाल घर को देखने अंदर गया और मुंगेरी ने अपना सर पकड़ लिया। गई भैंस पानी में। मुंगेरी को क्या पता था कि वो पहली बार काम में आनाकानी करेगा और वो उसे ही जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए, मेहनत और ईमानदारी से काम करो।